हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से आपसे आज कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। मैं आज का मेरा टॉपिक है रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज़ और रिस्क फैक्टर्स पर्टिकुलरली फॉर हार्ट डिजीज़। पिछले 25 सालों में रिस्क फैक्टर नाम का एक वर्ड मेडिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि जब भी कभी हम पेशेंट देखते हैं, मान लीजिए कि हार्ट अटैक का, तो कॉमन बातें आती हैं कि इस पेशेंट का रिस्क फैक्टर का स्टेटस कितना था, कैसा था, 2 रिस्क फैक्टर इसको थे या 4 हैं या कि 6 रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मैं आपकी नॉलेज में ये बात लेके आना चाहता हूँ कि रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है। पहली चीज़ है कि रिस्क फैक्टर को आप समझें कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी डिजीज़ जो कि आपकी उस कंडीशन का रिस्क बढ़ा दे, उसे सिंपल लैंग्वेज में हम रिस्क फैक्टर बोल देते हैं। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लेके चलना चाह रहा हूँ एक सिंपल बात का, वो है हार्ट डिजीज़। और हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये याद रखें कि 70-80% से ज़्यादा लोगों की डेथ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक और कैंसर से होने के अंदर का चांसेस हैं। तो आज के मैं इस टॉपिक में आपसे हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को ज़्यादा मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ। मैं याद रखें कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर भी उसी टाइप के हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ के क्या हैं, कौन से वाले रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात है कि स्मोकिंग इज़ ए बिग प्रॉब्लम, और स्मोकिंग को एक मेजर रिस्क फैक्टर माना गया है हार्ट डिजीज़ का। अनफॉर्चुनेटली ये मालूम होते हुए भी कि स्मोकिंग बहुत ख़राब चीज़ है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि लाखों लोग अभी भी स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू की, बीड़ी सिगरेट पीने का। और कितना ज़्यादा सारे वर्ल्ड में स्मोकिंग इज़ ए बिग प्रॉब्लम। बहुत कुछ लोग स्मोकिंग के बारे में बताते भी कि स्मोकिंग मत करो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्मोकिंग की जो कंपनीज हैं वो प्रमोट करती हैं कि जितनी ज़्यादा स्मोकिंग करोगे कोई बात नहीं है, बिकॉज दे नीड टू मेक मनी। पर इन एनी केस स्मोकिंग सिर्फ हार्ट डिजीज़ के लिए ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है। ये याद रखें कि स्मोकिंग से जो 20-30-40 साल के बाद में हार्ट डिजीज़ के अलावा ब्रोंकाइटिस और एम्फेजीमा और कैंसर, लंग का कैंसर, ये जब इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि बहुत बड़ा स्मोकिंग जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर बन जाता है लाइफ के लिए। याद रखें कि जो लंबे टाइम तक स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, आप ये समझ के चलें कि 3 to 7 का रूल आप अप्लाई करें कि 3 to 7 ईयर की लाइफ स्मोकिंग करने वालों की कम हो जाती है, ऐसा सोच के चलें। तो स्मोकिंग से कैसे निकलना है, कैसे बचना है, ये हम किसी और दिन स्मोकिंग के बारे में पूरा लंबा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे आपसे। लेकिन आज इतना ही काफ़ी है कि आप ये जान जाएं कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लाइफ के लिए। नंबर 2 रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पे मैं पहले आपको एक मैसेज भेज चुका हूँ कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी बॉडी को, सिस्टम को किल करता रहता है। और अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन भी उसी तरह से 3 to 7 ईयर का ही रूल याद रखें कि वो 3 to 7 ईयर आपकी लाइफ के ख़त्म कर देगा, और किसी दिन हार्ट अटैक या स्ट्रोक करके और लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ रिमेंबर, हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़ एंड फॉर लाइफ, इन अदर वर्ड्स। तीसरा रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का। हाई कोलेस्ट्रॉल एक, अगेन इट इज़ ए साइलेंट किलर, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई सिम्टम पैदा नहीं कर रहा है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, वो हार्ट की और दूसरी बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज के अंदर वो फैटी डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, और वो ब्लड फ्लो आपका रोक के एक दिन ऐसा आता है कि वो हार्ट डिजीज करके हार्ट अटैक कर देता है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है लाइफ के लिए। नंबर 4 रिस्क फैक्टर आ जाता है डायबिटीज़। आपको पता है कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है, और डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है इंडिया में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। करीबन हर 10th आदमी को हाइपरटेंशन, इसके डायबिटीज़ के होने का चांसेस हैं और हैं उनको।
तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और समझना कि डायबिटीज़ का पूरा ठीक से अपने डॉक्टर से मिलकर इलाज कैसे कराएं। एक ये बात याद रखें कि डायबिटीज़ के साथ में बहुत लोग होते हैं जो प्री डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज़ नहीं है उनको, लेकिन वो डायबिटीज़ के आसपास घूम रहे हैं, उन्हें हम प्री डायबिटिक बोल देते हैं। तो प्री डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी जो है करीबन एवरी थर्ड एवरी फोर्थ पर्सन को प्री डायबिटीज़ है मानी गई है एडल्ट को। तो ये ध्यान रखें कि समझें कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं अपने एक आगे के डिस्कशन में आपसे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दोनों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के टॉपिक में सिर्फ याद रखें कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दोनों ही रिस्क फैक्टर हैं लाइफ के लिए। पांचवा जो रिस्क फैक्टर है वो ये है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको मालूम है कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे करना रिकमेंडेड है सब लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं लेते और एक्सरसाइज ना करना भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है लाइफ के लिए और हार्ट डिजीज़ के लिए। नंबर 6 रिस्क फैक्टर है पर्सनैलिटी इस टाइप की होना या कि हाई डिग्री का स्ट्रेस होना आपकी लाइफ में, उसे भी हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं लाइफ के लिए। आपने देखा होगा कि जो हाई रिस्क फैक्टर में हाई स्ट्रेस के लोग होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है। इसमें टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी की डिस्कशन भी आती है, वो मैं आपको अगले किसी दिन उसमें डिस्कशन में लेके आऊँगा आपके साथ और शेयर करूँगा कि टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है, टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है। टाइप ए वालों का मतलब है कि वो हाई स्ट्रेस के लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, उसे कम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाया गया है कि जिनको हाई स्ट्रेस लेवल है उनको हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। सातवां जो रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी। पेरेंट्स में अगर आपके हार्ट डिजीज़ हुई है अर्ली स्टेज में, फादर की या मदर की 40, 50, 60 पे डेथ हो गई है, तब भी आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बात याद रखें। और ये रिस्क फैक्टर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वी कांट चेंज आवर पेरेंट्स, तो जेनेटिक्स जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। आठवां रिस्क फैक्टर मानते हैं हम लोग के ओबेसिटी, जो ओवरवेट के लोग हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि आपने देखा होगा कि जो वेट जिसका 70 किलो होना चाहिए, मान लीजिए कोई 5 फुट 8 इंच का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, रफली 65-70 किलो का होना चाहिए उसका वेट। ऑन दी अदर हैंड उसका वेट है मान लीजिए कि 80, 90 और इवन 100 किलो तक, यानी कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ओबेसिटी के लोगों को सडन हार्ट अटैक होना और हाई डिग्री ऑफ हार्ट डिजीज़ होना और उनकी अर्ली डेथ होना बहुत मामूली बात है, बहुत कॉमन बात है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ओबेसिटी इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर। और आपको ये ध्यान देना कि ओबेसिटी से निकले कैसे, क्योंकि याद रखें कि करीबन 30-40% लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं धीरे धीरे वजन बढ़ने की वजह से। तो नौवां जो रिस्क फैक्टर है वो है एक स्टैटिन टाइप की ड्रग है जो कि हम लोग बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आजकल साइंस ने हमें बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं भी है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद भी हम एक स्मॉल डोज ऑफ स्टैटिन देना एडवाइज करते हैं पेशेंट को, क्योंकि स्टैटिन से पाया गया है कि जो आर्टरीज की वॉल में जो आपके थिकनिंग हो गई है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिससे कि सडनली ब्लॉकेज होकर हार्ट डिजीज होने का डर है। स्टैटिन उसको उस एरिया को कंट्रोल करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो चीज़ क्लोट करके और वो आपको सडन हार्ट अटैक ना करे। तो इवन नॉर्मल जो भी है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, उनमें भी बहुत लोगों में आप ये देखिए जो अच्छे डॉक्टर हैं या के काफ़ी लोग हैं उनको पाएंगे आप, जो अमेरिका जैसे में जो कि 80-90% लोग जो हैं वो स्मॉल डोज ऑफ स्टैटिन ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्टैटिन लेने से उनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क और अर्ली डेथ का रिस्क कम हो जाता है। उसी टाइप से एक स्मॉल डोज ऑफ एस्प्रिन, जिसको बेबी एस्प्रिन बोलते हैं हम, इंडिया में 75 मिलीग्राम को बेबी एस्प्रिन बोलते हैं, अमेरिका में 81 मिलीग्राम को बेबी एस्प्रिन बोल देते हैं। लेकिन इन एनी केस एक स्मॉल एस्प्रिन लेना भी एक बहुत एडवाइजेबल बात है 50-55 ईयर से ज़्यादा के जो लोग हैं, क्योंकि एस्प्रिन ब्लड को थिन रखती है, पतला रखती है, तो उसके ब्लड के क्लोट होने का, याद रखिए कि हार्ट डिजीज़ का मतलब हार्ट अटैक का कि सडनली ब्लड जम गया है, वो क्लोटिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में हम, उस क्लोटिंग को रोकता है। जो बेबी एस्प्रिन लेते हैं लोग, उनकी क्लोटिंग नहीं होती है,
तो बेबी एस्प्रिन भी अगर अनलेस आपको कोई रीज़न है कि आपको पेप्टिक अल्सर या कोई गैस्ट्राइटिस वगैरह है, तब तो एस्प्रिन नहीं होगी अलाउड। लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके छोटी एस्प्रिन, बेबी एस्प्रिन और स्टैटिन की एक स्मॉल डोज ज़रूर लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी लें और डॉक्टर्स के निरीक्षण में लें। ये बात अपने आप से इसको ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मेडिसिन में ऐसी हैं, डू इट योरसेल्फ करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं मानते हम लोग। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि स्टैटिन और स्मॉल डोज ऑफ एस्प्रिन, बेबी एस्प्रिन, ये भी हार्ट अटैक को कम करेंगी, रिस्क को कम करेंगी। नंबर 10 फैक्टर्स है पोल्यूशन। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब प्रेसिडेंट ओबामा जब इंडिया गए थे तो साइंटिस्ट ने बताया कि इनकी 3 घंटे या 12 घंटे या 18 घंटे लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था या आजकल भी है। तो आप ये मालूम करेंगे या देखेंगे कि जिन शहरों में पोल्यूशन कम होता है, लोग अक्सर उनमें 2, 3, 4 साल की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर है लाइफ को छोटा करने में। और पोल्यूशन से हार्ट डिजीज़ भी होना बहुत कॉमन पाया गया है, तो ये भी एक ध्यान रखें। ब्रोंकाइटिस और लंग की डिजीज भी बहुत ज़्यादा हैं पोल्यूशन से, तो पोल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर में गिना जाता है। और 11वां रिस्क फैक्टर जो है वो मैं लेके आना चाह रहा हूँ आपके सामने, वो है पुअर डाइटरी हैबिट्स। काफ़ी लोगों के खान पीन को देखेंगे आप, उनकी डाइट की हैबिट बहुत पुअर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल का ना खाना वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। हालांकि उसमें काफ़ी लोग भूल जाते हैं और उसको वो सोचते हैं कि वो ओबेसिटी के अंडर ही आ जाता है कि डाइट कैसी हो, क्योंकि ओबेसिटी का डाइट से रिलेशन है नेचुरली। लेकिन इन एनी केस ये समझिए कि 10-11 जो रिस्क फैक्टर हैं ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि रिस्क फैक्टर की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होना। और कभी कभी आप हफ्ते में 2 हफ्ते में 10-20 मिनट के लिए आप अकेले में बैठते हैं, तो प्लीज़ ये जानकारी रखें कि आपकी अपनी लाइफ में आपके रिस्क फैक्टर कितने हैं और आप उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि याद रखें कि अगर आपने मान लीजिए कि हाइपरटेंशन को या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिया मेडिसिन से या किसी तरह से, देन यू आर गुड, देन यू आर सेफ, तब रिस्क फैक्टर से दूर हो गए हैं आप। लेकिन रिस्क फैक्टर की जानकारी रखना और रिस्क फैक्टर के बारे में एज ए फैमिली आपको बात करना बार बार। और जितने भी एडल्ट्स लोग हैं, आप हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, प्लीज़ जो आप जनरल गॉसिपिंग करते हैं, बात करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। लेकिन रिस्क फैक्टर की डिस्कशन को अपनी लाइफ में लेके आएँ और कोशिश करें कि उन रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि आपकी लाइफ लंबी हो। क्योंकि एवरी रिस्क फैक्टर विल लोअर योर लाइफ बाई 2 to 4 years, 3 to 5 years, 3 to 10 years, 3 to 7 years। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड ट्राई टू कंट्रोल दोज रिस्क फैक्टर्स। और आगे के डिस्कशन में किसी और दिन मैं एक रिस्क फैक्टर को लेके थोड़ी लंबी डिस्कशन आपके साथ लेके आऊँगा मैं। एंड होपफुली इस प्रोग्राम के तहत आपको ये छोटी छोटी बातों से मेरा अंदाज़ा है कि कुछ आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्ग लाइफ के साथ साथ हेल्दी लाइफ बनेगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।